हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका कुछ दिन पहले सितंबर महीने में आईसीएमआर, डीएचआर या फिर इसे बीआरईटी भी बोलते हैं, इसका आपका एग्जाम हुआ था। तो इसमें पेपर पैटर्न को अगर हम देखें तो 3 सेक्शन थे। आपका सेक्शन ए था, सेक्शन बी था और सेक्शन सी था। हर एक सेक्शन में आपके 50-50 क्वेश्चन थे और टोटल आपके जो क्वेश्चन नंबर थे वो थे 150। तो इसका आज हम सेक्शन बी के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, जिसमें कहा गया है द कंप्यूटेशनल अप्रोचेस टू प्रिडिक्ट द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो कह रहा है कि कौन कौन सी कंप्यूटेशनल अप्रोचेस हैं जिससे हम प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कंप्यूटेशनल अप्रोचेस की बात की गई है, ना कि किसकी बात की गई है, टेक्निक की। तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर एक गलती करेंगे कि वो टेक्निक्स समझ करके आंसर अपना लगा देंगे और उनका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि टेक्निक्स में आपकी एक्सरे, क्रिस्टेलोग्राफी और एनएमआर, ये ऐसी टेक्निक है जिसका 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का पता करने में यूज किया जाता है। तो यानी कि बी और सी आपका जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आपका बी और सी किस में है। तो यहाँ पे आपका बी हो गया तो ये आपका आंसर नहीं जाएगा, सी यहाँ पे हो गया तो ये आंसर नहीं जाएगा। अभी हमने देखिए क्या किया, 50-50 कर लिया। अब बचता है हमारा होमोलॉजी मॉडलिंग, थ्रेडिंग और एब इनिशियो। इसमें हम देखें सबसे पहले होमोलॉजी मॉडलिंग के बारे में। तो होमोलॉजी मॉडलिंग इज वन ऑफ द कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन मेथड दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो होमोलॉजी मॉडलिंग द्वारा हम उसके प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को हम चेक कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। दूसरा है हमारा थ्रेडिंग। तो इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोटीन थ्रेडिंग आल्सो नोन एज फोल्ड रिकॉग्निशन। अगर यहाँ पे क्या किया जाए, ऑप्शन में थ्रेडिंग हटा करके फोल्ड रिकॉग्निशन अगर दे दिया जाता तब भी आप समझ जाते कि हाँ ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। फोल्ड रिकॉग्निशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटीन मॉडलिंग which is used to model those protein which have the same folds as protein of known structure but do not have homologous protein with known structure। तो जो हमारा थ्रेडिंग है इसका यूज भी हम जो है वो 3D स्ट्रक्चर को पता करने में करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। लास्ट है हमारा एब इनिशियो। तो प्रिडिक्टिंग ए प्रोटीन स्ट्रक्चर यूजिंग ओनली इट्स अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज कॉल्ड एब इनिशियो। स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग इन लैटिन। तो यानी कि शुरुआत से, यानी कि जो ऐसा अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वहां से ही देख करके हम उसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एब इनिशियो का भी रोल जो है वो 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का पता करने में यूज किया जाता है। और ये होमोलॉजी मॉडलिंग, थ्रेडिंग और एब इनिशियो तीनों ही कंप्यूटेशनल बेस्ड अप्रोच है जिसके द्वारा हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ए, डी एंड ई। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कहा गया है द हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल इज इंटीग्रल टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। यानी कि ये पॉपुलेशन जेनेटिक पर हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल काम करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन डिस्टर्ब द हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम एक्सेप्ट। कह रहा नीचे दिए गए सारे जो ऑप्शन है वो हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम को मतलब डिस्टर्ब करते हैं, केवल एक को छोड़ करके। तो पहले आप देखिए कि हार्डी-विम्बर्ग के लिए क्या क्या कंडीशन है। So there are 5 conditions that must be met for Hardy-Wimberg equilibrium to occur in a population। तो ये 5 कंडीशन नीचे दी गई हैं जो हार्डी-विम्बर्ग इक्विलिब्रियम में फॉलो होने चाहिए, जिसकी वजह से एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि लार्ज पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा तो हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन काम करेगी, लेकिन यहाँ पर बोला है कि स्मॉल पॉपुलेशन साइज। तो स्मॉल पॉपुलेशन साइज जो है वो हार्डी-विम्बर्ग रूल को या फिर हार्डी-विम्बर्ग का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्टर्ब करता है। दूसरा है आपका रैंडम मैटिंग। तो रैंडम मैटिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट जाना चाहिए। हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में बोल दिया कि जीन फ्लो होगा, तो यानी कि ये डिस्टर्ब क्या करेगा, कर देगा उसको। म्यूटेशन, तो यहाँ पे दिया गया है नो म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोला है कि म्यूटेशन। तो अगर म्यूटेशन होगा तो हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन जो है वो मैच कर रहे हैं जो हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन में नहीं होने चाहिए, जैसे म्यूटेशन हो गया, स्मॉल पॉपुलेशन साइज हो गया और जीन फ्लो हो गया। लेकिन रैंडम मैटिंग जो है वो हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन जो है वो होना चाहिए। अगर रैंडम मैटिंग नहीं होगा तो हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा और
म्यूटेशन, स्मॉल पॉपुलेशन साइज और जीन फ्लो, ये तीनों ही ऐसे कंडीशन है जो हार्डी-मेम्बर इक्वेशन को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो आपका आरपीएससी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, यहां पर क्या हुआ, ब्लास्ट के वेरिएंट्स दिए गए हैं, इसमें आपको पूछ रहा है कंपेयर करना है, डीएनए आपकी क्वेरी सीक्वेंस है और प्रोटीन आपका डाटाबेस है। तो इसमें से आपका जो जैसे ब्लास्ट पी है, ब्लास्ट एक्स है, ब्लास्ट एन और टी ब्लास्ट एन है, इनमें से कौन सा जो है वो आपका इस पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये आपका होता है ब्लास्ट का फुल फॉर्म। इससे आप क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन और प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड आप इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ब्लास्ट के कई सारे वेरिएंट दिए गए हैं, यहाँ पर एक क्वेरी सीक्वेंस दिया गया है और दूसरा आपका डाटाबेस सीक्वेंस दिया गया है। तो ब्लास्ट पी जो होता है वो आपका प्रोटीन से प्रोटीन के लिए है, ब्लास्ट एन जो है वो आपका एन मतलब न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड के लिए है, ब्लास्ट टी एक्स, टी जैसे हो गया ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड के लिए और एक्स मतलब आपका प्रोटीन हो गया, टी एन हो गया यानी कि ये आपका ब्लास्ट टी एन मतलब प्रोटीन और ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड के लिए, और ब्लास्ट टी एक्स जो है वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड और ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड के बीच में। क्वेश्चन आपका पूछ रहा था क्या, डीएनए क्वेरी और प्रोटीन डाटाबेस। तो डीएनए देखिए कहां पर दिख रहा है, ये आपका इसमें दिख रहा है डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड में दो पार्ट होते हैं, डीएनए और आरएनए, और दूसरी तरफ क्या है, प्रोटीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा, ब्लास्ट एक्स जो है वो डीएनए क्वेरी सीक्वेंस और प्रोटीन डाटाबेस के बीच में काम करता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन विच वन इज असर्शन एंड अदर वन इज रीजन। तो एक असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। तो क्राई डू कैट सिंड्रोम इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंडोपॉलीप्लाइडी इन ह्यूमन। तो देखिए पॉलीप्लाइडी मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है कि पॉलीप्लाइडी मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। पॉलीप्लाइडी में क्या होगा कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो क्राई-डू-कैट सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, 5 क्रोमोसोम नंबर की 2 आर्म है। जैसे मान लीजिए जो शॉर्ट आर्म होती है उसको हम लोग पी आर्म बोलते हैं और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको क्यू आर्म बोलते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 5 की जो शॉर्ट आर्म होती है उसमें यहाँ पर डिलीशन हो जाता है। डिलीशन में डीएनए का या जो क्रोमोसोम है उसका पार्ट क्या होगा, कुछ डिलीट हो जाएगा। तो ये एंडोपॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल तो नहीं है, तो यानी कि असर्शन जो है वो हमारा क्या है, गलत है। बात करते हैं रीजन की। तो इन क्राई-डू-कैट सिंड्रोम देयर इज ए पार्शियल मोनोसोमी। पार्शियल मोनोसोमी का मतलब क्या हुआ कि हाँ कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया। जैसे देखिए ये हो गया पॉलीप्लाइडी, ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। मोनोसोमी में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे पार्शियल मोनोसोमी हुआ है यानी कि कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्मॉल टर्मिनल डिलीशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम नंबर 5, जिसमें क्या होगा कि टर्मिनल डिलीशन होगा क्रोमोसोम नंबर 5 की स्मॉल आर्म में। तो ये हाँ आर रीजन जो है वो इसका करेक्ट हमें लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोला जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में ए हमारा गलत है और जो आर है हमारा वो सही है। तो इस तरह से देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉर्ट माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल प्रोजेक्टिंग इनटू एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम यूज्ड फॉर लोकोमोशन। तो कह रहा है कि स्मॉल माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल कौन सा है इसमें जिसका यूज किया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर मीडियम में लोकोमोशन के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है सिस्टर्नी, सीलियम, स्यूडोपोडियम और बेसल बॉडी। तो यहाँ पर आप देखिए सिस्टर्नी क्या होते हैं, सिस्टर्नी जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर पार्ट ऑफ ईआर और गोल्जी एपरेटस। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये जो आपके सैक लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखेंगे इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नी नाम देते हैं। ये आपके गोल्जी और ईआर में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं जाएगा। बात करते हैं सीलियम की। तो सीलियम और फ्लैजिला जो होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड प्रोजेक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो हाँ माइक्रोट्यूब्यूलर ऑर्गेनिक प्रोजेक्शन बोला गया था, तो सीलियम और फ्लैजिला हमारे माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी जरा हम चेक कर लें। इसमें बोला गया है स्यूडोपोडियम। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्यूडोपोडिया क्या होता है। जैसे कि आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो अमीबा में कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्यूडोपोडिया।
तो स्यूडोपोडिया जो है वो एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनेल, वहां पर कहीं एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात नहीं की गई थी। तो इस तरह से हमारा जो स्यूडोपोडिया वाला आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दे आर फिल्ड विद साइटोप्लाज्म, स्यूडोपोडिया आर कॉमनली फाउंड इन अमीबास। तो ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें स्यूडोपोडिया पाए जा रहे हैं। बेसल बॉडी क्या होता है? बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर होता है जहां से आपका फ्लैजिला और सीलिया जो है वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी जाएगा। सीलियम जो है वो एक शॉर्ट माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनेल प्रोजेक्शन होते हैं जो सेलुलर मूवमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट मीडियम में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है मैचिंग में है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, कभी भी आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो मिस नहीं करने हैं, क्योंकि मैचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए एकदम रसगुल्ले की तरह होते हैं, सीधा मुंह में रखा और निकल लिया। यानी कि अगर आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भी आता है तब भी आपके चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे टैग डीएनए पॉलीमरेज आपने सुना होगा, जब भी हम पीसीआर लगाते हैं तो वहां पर टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं। टैग मतलब ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको टैग नाम दिया गया है। तो इसका काम किया जाता है डीएनए को एम्पलीफाई करने में। तो ए का थर्ड ऑप्शन देखिए जा रहा है यूज टू एम्पलीफाई डीएनए। ठीक है, अब देखिए मैच कराइए कि ए का थर्ड किस ऑप्शन में जा रहा है। तो आपका केवल फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें केवल ए का थर्ड जा रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप श्योर है कि आपका जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका बी ऑप्शन में भी दिख रहा है कि ए का थर्ड जा रहा है। अब आपका ये क्वेश्चन फंस जाएगा, अब आप इसको मैच कराना होगा। MMLB रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है कि आरएनए से आपको क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। तो आरएनए से जब डीएनए बनाया जाता है तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखिए किस ऑप्शन में बोला गया है कि आरएनए से आप डीएनए बनाएंगे, यूज टू मेक cDNA। तो जब cDNA बनाया जाता है तो cDNA में mRNA से हम क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। तो आपका बी का क्या ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट। अब आप मैच कराइए कि बी का फर्स्ट किस में जा रहा है, तो यहाँ पे बी का फोर्थ जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। अब हम 100% श्योर हो गए कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। T4 पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड काइनेज। काइनेज का काम होता है फॉस्फोराइलेशन करना, तो फॉस्फोराइलेशन की बात देखिए सेकंड ऑप्शन में की गई है। तो डी का आपका चला जाएगा कौन सा, डी का चला जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बचता है सी ऑप्शन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम होता है मेनली ट्रांसक्रिप्शन में, तो इसका चला जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सी का फोर्थ। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज ए यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो आपको पता है कि टीआरएनए के 2 मॉडल होते हैं, एक आपका होता है क्लोवर लीफ मॉडल और दूसरा आपका होता है एल फॉर्म मॉडल। जो आपका क्लोवर लीफ मॉडल होता है इसको हम लोग 2D मॉडल बोलते हैं, और जो एल फॉर्म मॉडल होता है इसको हम लोग 3D मॉडल बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सेम आरपीएससी में भी पूछा गया था, जो वहां का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें। तो देखिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल क्यों बोला जाता है, ये आपका टीआरएनए का 2D मॉडल है जिसे हम लोग क्लोवर लीफ बोलते हैं। ये क्लोवर लीफ है, तो आप कुछ देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ क्लोवर लीफ से मैच करता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या, क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, इसमें देखिए 4 आर्म होते हैं। ये सबसे पहले जो है वो आपका एक्सेप्टर आर्म होता है, सबसे पहले अमाइनो एसिड आकर के यहाँ पर बाइंड करता है। इस सीक्वेंस को हम लोग CCA सीक्वेंस बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CCA सीक्वेंस जो है वो आपका 3 प्राइम पर होता है कि 5 प्राइम पर, तो आपको याद रखना है कि 3 प्राइम पर आपका CCA सीक्वेंस होता है। उसके बाद में आपकी एक वेरिएबल आर्म होती है, नीचे जो सबसे दिया हुआ है आपका एंटीकोडॉन लूप होता है, और यहाँ पर जो आपकी होती है DHU आर्म, डाइहाइड्रोयूरिडीन की वजह से इसको नाम दिया जाता है क्या, DHU। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब आप ऑप्शन मैच कराइए कि इसमें आपका किसमें टीआरएनए दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 28 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, तो आरआरएनए हो गया ये, तो आपका ये ऑप्शन नहीं जाएगा। एमआरएनए हो गया इस ऑप्शन में, तो ये भी नहीं जाएगा। स्नो आरएनए हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं आ जाएगा। केवल थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है स्प्लाइस टीआरएनए मॉलिक्यूल, तो आपका थर्ड आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which protein is responsible for cleaving double stranded RNA into smaller fragment during RNA interference। तो यानी कि ये बात हो रही है किसकी, RNAi की। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि जब RNAi की बात करते हैं या siRNA miRNA के जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर जो डबल स्टैंडर्ड RNA को स्मॉल फ्रेगमेंट में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो हमारा डाइसर करता है। तो डाइसर क्या करता है कि डबल स्टैंडर्ड RNA को स्मॉल उसमें आरएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, डाइसर जाएगा।
हम जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर ड्रोसा, डाइसर और स्लाइसर एक्टिविटी क्या होती है, रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच नॉन वायरल जीन डिलीवरी, यानी कि आपको यहां देखना है कि नॉन वायरल बोल रहा है, तो एडिनो वायरस, तो ये आपका ऑप्शन तो किसी भी हाल में नहीं जाएगा। नॉन वायरल जीन डिलीवरी मेथड यूटिलाइज फिजिकल फोर्सेस, तो आपको यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस पर भी ध्यान देना है, केमिकल और अदर किसी फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। टू इंट्रोड्यूस जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल, यानी कि ये कोई सेल है, इसके अंदर आपको कोई डीएनए आरएनए है, इसको सेल के अंदर आपको भेजना है, तो बोला गया है कि नॉन वायरल मेथड यूज करना है और फिजिकल फोर्सेस यूज करने हैं, यानी कि वायरल मेथड नहीं होना चाहिए और फिजिकल फोर्स होना चाहिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में लाइपोसोम क्या है। तो लाइपोसोम जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेनस हॉलो स्ट्रक्चर होता है। जब हम भी सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल इस लेक्चर को डिटेल में लेंगे। तो लाइपोसोम जो होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और मीजल्स जो होता है वो हमारा सिंगल बाइलेयर और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका लिपिड हो गया, तो ये आपका फिजिकल फोर्सेज नहीं है, तो ये आपका कैसा चला जाएगा, गलत ऑप्शन हो गया। बात करते हैं पॉली एल लाइसिन की। तो लैक्टोसाइलेटेड पॉली एल लाइसिन इज ए नॉन वायरल वेक्टर that transfer gene into airway epithelial cell including those from individual with cystic fibrosis। लेकिन ये आपका कैसा है, पॉली एल लाइसिन एक केमिकल है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि उसने बात की गई है किसकी, फिजिकल फोर्सेस की। तो इलेक्ट्रोपोरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, करंट पास करा करके बाहर से किसी जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेजते हैं, तो ये एक कैसा मेथड हो गया, फिजिकल मेथड हो गया। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन जेनेटिक लिंकेज the concept of recombination fraction is very important of the characteristic given here, choose the correct option। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इनमें से। तो आपके 4 और 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई आपके 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन क्या होता है। तो इन जेनेटिक द रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज द प्रोपोर्शनल ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन 2 जीन्स एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर थीटा, या फिर स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन इज यूजुअली डेजिग्नेटेड एट थीटा। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब जिस चीज में ए मिल रहा है वो हमारा सही जाएगा, बाकी के हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी ए नहीं है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग 2 लोकस ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो जो आप रिकॉम्बिनेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो ये कभी भी बात किया जाएगा तो ये सेम लोकस पर होता है, यानी कि सेम क्रोमोसोम पर होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम पर नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जब भी हम कभी रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन या क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो ये सेम क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच की बात होती है, दूसरे क्रोमोसोम के बीच की बात नहीं होती है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। जैसे ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमारा एक मदर से आया है और एक आपका फादर से आया हुआ है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम में ए बी बी सी सी, जो हमारा जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये 2 आर्म है इनको हम लोग नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और मदर की और ये रेड और ग्रीन ब्लू कलर के जो है इनको हम नाम देते हैं क्या, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वाले का कुछ पोर्शन इस रेड वाले में आ जाएगा और रेड वाले का कुछ पोर्शन ब्लू वाले में आ जाएगा। तो इस तरह से जो क्रॉसिंग रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी नाम दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट क्रोमोसोम नहीं, सेम क्रोमोसोम या फिर उसी लोकस के बीच की बात हो रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। It gives an indication the likelihood that a crossover will occur between the 2 loci। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम पता कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी के, यानी कि जितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। रिकॉम्बिनेशन अगर फ्रीक्वेंसी आपसे निकालने को बोला जाए तो इसका एक फॉर्मूला भी है जिसमें नंबर ऑफ टोटल रिकॉम्बिनेंट्स आपको रखने हैं और दूसरा आपको इंटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग रख करके आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन बोला गया है इसमें कहा है इट गिव एन इंडिकेशन ऑफ द लाइक्लीहुड दैट ए क्रॉस ओवर विल अकर बिटवीन द 2 लोकाई। कह रहा है कि 2 लोकाई के बीच में, यानी कि एक लोकाई ये हो गया दूसरा ये, इनके बीच में क्रॉस ओवर होगा या नहीं होगा ये भी बता सकता है रिकॉम्बिनेंट फ्रैक्शन। तो हाँ, अगर रिकॉम्बिनेंट आरएफ की वैल्यू अगर ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा है, और अगर आरएफ की वैल्यू कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस
कम है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। अब आप देखिए आपका सी ऑप्शन किस किस में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया, तो ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब आपका सी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, तो अब ए और बी आपको पता है कि हमारे सही है। अब हमको डी और ई में चेक करना है ये सही है या नहीं है। तो डी ऑप्शन में बोला गया है कि जीन्स एट लोकाई आर नॉट लिंक देन थीटा इक्वल टू 0.5। तो अब आप देखिए इसको, जो हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रैक्शन होता है इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी देते हैं। थीटा ऑफ 0 इंडिकेट दैट द लोकल लोकाई आर कंप्लीटली लिंक। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कंप्लीटली लिंक है, और लिंक जो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नहीं सॉरी, लिंक जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। वेयर एज थीटा ऑफ 0.5 इंडिकेट एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द टू लोकाई। तो थीटा की वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, दोनों जीन अलग अलग है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या है 0.5, ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों जीन जो है वो लिंक्ड नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ए, सी और डी ऑप्शन हमने पता कर लिया, ये हमारे करेक्ट है। अब हम ई की बात करते हैं कैसे इनकरेक्ट है। तो जीन्स एट अनलिंक्ड लोकाई विल सेग्रीगेट टुगेदर ड्यूरिंग 20% ऑफ ऑल मियोसिस। यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो आप परसेंट नहीं पता कर पाएंगे। तो ई ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, गलत। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा क्या, ए, सी और डी। अब हमने सी पता कर लिया, तो इस हिसाब से हम ये भी पता कर सकते हैं कि यहाँ तो सी है नहीं, तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किए इनको आपको एज इट याद रखना है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन लैक्टोज ओपेरॉन द फॉलोइंग इवेंट हैवन। नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा गया है कि ये नीचे जो इवेंट दिए गए हैं ये हो रहे हैं, विच ऑफ द आंसर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि 5 में से 3 ऑप्शन करेक्ट है और 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ओपेरॉन क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो विदेशी मूवियां होती हैं, जो फॉरेन मूवीज होती हैं, उसमें एक इस तरह से ओपेरॉन होता है। उसमें क्या होता है कि एक आदमी, जैसे मान लो ये पर्सन यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन देता है और इसी की धुन पर बाकी के जो लोग होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो ये हो गया एक ओपेरॉन। इसका हमारे इस स्टडी से क्या रिलेशन है, तो ये हो गया लैक्टोज ओपेरॉन। ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से ही बताया गया है। इस ओपेरॉन में होता है क्या है कि एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर के अंडर में कई सारे जीन जो है वो ट्रांसक्राइब किए जाते हैं और उनको बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे एक इंडिविजुअल सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है, उसी तरह से जैसे जेड, वाई, ए 3 जीन है, इन तीनों जीन को कंट्रोल करता है हमारा एक प्रमोटर और एक ऑपरेटर। इससे आया है कॉन्सेप्ट किसका, ओपेरॉन का। अब बात करते हैं लैक ओपेरॉन की। लैक मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को। तो लैक्टोज एक हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो लैक ओपेरॉन द्वारा वो एंजाइम्स बनाए जाते हैं जिसका कन्वर्जन लैक्टोज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है कि इन ओपेरॉन इज नॉर्मली इज एन ऑफ कंडीशन मोड व्हेन एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट इन द एब्सेंट। यानी कि जब सबस्ट्रेट नहीं है तो एंजाइम बनाने की क्या जरूरत है। जब सबस्ट्रेट नहीं होगा तो एंजाइम जो है वो नहीं बनेंगे, तो इस कंडीशन में ओपेरॉन को ऑफ रखा जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। लैक्टोज इज एन इंड्यूसर सबस्ट्रेट। इंड्यूसर है या नहीं है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि ये हो गया प्रमोटर और ये हो गया ऑपरेटर। होता क्या है कि एक ट्रांसक्रिप्ट बनती है, ठीक है, एक ट्रांसक्रिप्ट बनेगी, उसके बाद में यहाँ पे सबके ORF अलग अलग होते हैं। यानी कि यहाँ से AUG कोडन शुरू होगा, यहाँ पर टर्मिनेशन कोडन होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कोडन होगा, फिर यहाँ पे टर्मिनेशन होगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से स्टॉप होगा। तो इस तरह से ORF जो होते हैं, एक mRNA बनता है, लेकिन उसमें ORF जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होंगे, और जिनको ट्रांसलेट करने का काम जो है वो अलग अलग राइबोसोम करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में एक ही हमारा ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि लैक्टोज इज एडेड टू द सेल एनवायरनमेंट इट ट्रिगर इवेंट दैट टर्न द ऑपरेटर ऑन। कह रहा है कि अगर लैक्टोज को ऐड किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ओपेरॉन है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसा कि पता है लैक्टोज के आने पर ही ये सिस्टम स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे बोला गया था स्ट्रक्चरल जीन आर ट्रांसक्राइब्ड इन 3 डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, ना कि 3 ट्रांसक्रिप्ट बन रही है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा डी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर डी आ रहा है तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ डी आ रहा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और यहाँ पर डी आ रहा है तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा कौन सा, ए बी सी। अब बात करते हैं इंड्यूसर क्या होते हैं। वो मेटाबॉलिक कंपाउंड जिसके आने से कोई सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इंड्यूसर नाम देते हैं। तो लैक्टोज के आने पर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने क्या नाम दिया, इसको इंड्यूसर सबस्ट्रेट बोला। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जाएगा क्या, ए बी सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कॉर्टिसोन्स। कॉर्टिसोन्स जो होते हैं वो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमोटॉइड अर्थराइटिस। तो पहले आप समझिए कि कॉर्टिसोन का यूज जो है वो रिमोटॉइड अर्थराइटिस में किया जाता है। अर्थराइटिस में होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग्स बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कॉर्टिसोन्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है उन पेशेंट्स को। तो इन कॉर्टिसोन्स को क्या करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पर प्रोड्यूस किया जाता है। उसके कई सारे मेथड है, तो उसी तरह से एक मेथड यूज किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो आर प्रोड्यूस फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ, यहाँ पर पूछा गया कि किसके फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जा रहा है, बाई राइजोपस यहाँ पे देखिए गलत मिस्टेक हुआ है, माइग्रिकेंस की जगह निग्रिकेंस होता है। ठीक है, तो ये राइजोपस निग्रिकेंस जो है वो एक फंजाई है जिसकी हेल्प से कॉर्टिसोन्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राइजोपस निग्रिकेंस जो है वो क्या सबस्ट्रेट यूज करता है जिससे वो कॉर्टिसोन्स बनाता है। तो राइजोपस जो फंजाई है ये हमने क्लियर कर लिया। तो राइजोपस निग्रिकेंस आल्सो नोन एज राइजोपस स्टोलोनिफेरा। तो मान लो अगली बार किसी क्वेश्चन में राइजोपस निग्रिकेंस की जगह अगर राइजोपस स्टोलोनिफेरा अगर दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि राइजोपस निग्रिकेंस की बात की गई है। ये एक फिलामेंटस फंजाई है दैट प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ थिंग्स, जैसे राइजोपस निग्रिकेंस प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड इंक्लूडिंग फ्यूमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। राइजोपस निग्रिकेंस का यूज करते हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में कॉर्टिसोन्स बनाने के लिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स बनाने के लिए और प्रेडिनोसोन बनाने के लिए, विच इज स्टेरॉइड यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, जिनका यूज इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स जो है जो कंपाउंड होते हैं जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एंड नॉन शुगर कंपोनेंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोसाइड्स। दे फाउंड इन मेनी प्लांट्स एंड हैव मेनी इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोसाइड्स को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आंसर जो है ग्लाइकोसाइड्स जाना चाहिए। क्यों जाएगा वो अभी हम बात करते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या है, शुगर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए कि जो पास निग्रिकेंस है उसकी ग्रोथ कैसे कराते हैं या फिर जो प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो राइजोपस निग्रिकेंस जो है वो जब एटीसीसी से जो आया है, एटीसीसी मतलब अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन। ठीक है, तो ये एटीसीसी वो है जो बहुत सारे कल्चर्स को स्टोर करने का काम करती है। तो ये इसका स्ट्रेन हो गया हार्वेस्टेड फ्रॉम माल्ट अगार। ये माल्ट यानी कि एक शुगर का ही टाइप है। इस लैंड आफ्टर 40 डेज इंक्यूबेशन ऑफ 26 डिग्री पर परफॉर्म इन ग्रोथ मीडियम बेस्ड ऑन दी, जो इनका ग्रोथ मीडियम है राइजोपस निग्रिकेंस का, उसमें ग्लूकोज है, सोया फ्लोर है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, NaCl है, K2HPO4 है। यानी कि जो राइजोपस निग्रिकेंस का जो सोर्स है यानी कि जो फूड है वो ग्लूकोज बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा, ग्लूकोसाइड जाएगा, क्योंकि राइजोपस निग्रिकेंस जो है वो ग्लूकोज का यूज करके जो आपका कॉर्टिसोन्स बना रहा है। ठीक है, तो वहां पर ये पूछा गया था कि क्या सबस्ट्रेट यूज किया जा रहा है और जिसकी वजह से कॉर्टिसोन्स बन रहा है। अब कल्टीवेशन में देखिए यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप ही हो गया कल्टीवेशन ऑफ फंजाई, कल्चर ऑफ फंजाई इन फर्मेंटेशन टैंक इन एरिएशन एंड एजिटेशन फॉर 1 to 2 days, ग्लूकोज सोर्स एज कार्बन सोर्स, कॉर्न स्टेप लिकर एज नाइट्रोजन सोर्स। तो कॉर्न स्टेप को एज ए नाइट्रोजन सोर्स यूज करते हैं और ग्लूकोज को एज ए कार्बन सोर्स यूज करते हैं। तो इसका हमारा आंसर जो है वो ग्लूकोज या ग्लूकोसाइड्स जो है वो जाएगा। इसको हम कभी एक अलग से लेक्चर लेंगे, उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉर्टिसोन्स का प्रोडक्शन किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बोला गया है कि इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल डबल देयर अमाउंट ऑफ DNA। तो देखिए सेल साइकिल में हम लोग 2 फेज पढ़ते हैं, एक होता है एम फेज और दूसरी होती है हमारी इंटरफेज। ठीक है, इंटर में हमारा होता है G1S G2 और एम फेज में हमारा होता है क्या, साइटो का, जो इसमें हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी फेजेस आ जाती हैं। जो हमारा DNA का डुप्लीकेशन होता है वो हमेशा किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। DNA का डुप्लीकेशन बोले या फिर DNA रेप्लीकेशन बोले। यहाँ पर जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है DNA रेप्लीकेशन। ये DNA का रेप्लीकेशन हमारा किस फेज में हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। तो हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मीजल्सन एंड स्टाल ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये बताया गया था कि डीएनए का मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो इसका मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में लेक्चर लेके रखा हुआ है, आप वहां जाकर के एक बार डिटेल में इसको समझ सकते हैं। ए स्टडी इज डन ऑन ए मैमेलियन सेल लाइन, एक मैमेलियन सेल लाइन है जिसपे एक स्टडी की जा रही है। डबलिंग टाइम ऑफ 20 आवर, जिसका डबलिंग टाइम कितना है 20 आवर, यानी कि एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है कितने समय में 24 घंटे में। These cells are synchronized in G1 phase। सिंक्रोनाइज्ड मतलब सारी सेल जो है वो एक फेज में आ गई, जैसे G1S G2M फेज होता है ना, सारी सेल को किस फेज में ले आए, G1 फेज में ले आए। देन लेवल फॉर 2 days, उसके बाद उसको क्या किया 2 दिन के लिए लेवल किया विद BRDU, यानी कि फर्स्ट ये हो गया और फिर इसके बाद में एक बार और करेंगे तो ये हो गया इसका क्या सेकेंड, ठीक है। एन एनालॉग ऑफ थायमिन, BRDU जो है वो थायमिन का एनालॉग है, यानी कि जहां जहां थायमिन लगना था वहां पर क्या लग गया BRDU। एट द एंड ऑफ लेबलिंग पीरियड क्रोमोसोम DNA is isolated from the cell and its density analyzed by equilibrium centrifugation in cesium chloride gradient। उसके बाद में क्या किया गया, जो यहाँ पे सेल जो 4 बने थे 24 घंटे बाद इनका DNA आइसोलेट किया गया और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी फ्यूगेशन जब करते हैं तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके हिसाब से हमें अलग अलग बैंड दिखाई देते हैं। तो व्हाट वुड वी एक्सपेक्टेड टू सी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जैसे ये पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। इन्होंने बोला कि जब हमने BRDU का थायमिन का एनालॉग BRDU यूज किया तो हमें अलग अलग तरह के बैंड दिख रहे हैं। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कहा गया था कि जब नया डीएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहेगा और एक स्ट्रैंड न्यू रहता है, जिसे हम लोग डॉटर स्ट्रैंड नाम देते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट और ये हो गया हैवी, उसी तरह से यहाँ पर हो गया हैवी और यहाँ पर हो गया लाइट। इसके बाद 2 दिन तक बोला है ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेकेंड डे। जब सेकेंड डे में जाएंगे तो ये हो गया लाइट, ये हो गया हैवी, ये हो गया हैवी, ये हो गया लाइट, ये हो गया हैवी, ये हो गया हैवी, ये हैवी और ये लाइट। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि परसेंटेज क्या रहने वाला है, तो देखिए ये पूरा बैंड जो हो गया लाइट हैवी का हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया हैवी हैवी का और ये हो गया हैवी हैवी का और ये हो गया लाइट हैवी का। मान लीजिए 4 सेल बनी थी जिसमें से आपकी 50% सेल जो है वो हैवी हैवी है और 50% सेल जो है वो हैवी और लाइट है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द जेनेटिक कोड इज रिटन इन लीनियर फॉर्म विथ 3 न्यूक्लियोटाइड लेटर दस रिफर एज ट्रिपलेट कोड, यानी कि जैसे हमने लिखा AUG, ये हमारा हो गया क्या mRNA और इसको हमने नाम दिया कोडॉन, ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जेनेटिक कोड जो है वो लीनियर होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रिपलेट कोड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है स्टेटमेंट 2 में द कोडिंग सिस्टम इज हाईली वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वन ट्रिपलेट कोड कैन स्पेसिफाई डिफरेंट अमाइनो एसिड इन डिफरेंट स्पीसीज। तो जैसा कि हमने जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होते हैं कुछ कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो यानी कि हाईली वेरिएबल बोल दिया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। जेनेटिक कोड हाईली वेरिएबल नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने दिया है GCU एलानिन को कोड करा था, तो किसी और ऑर्गेनिज्म में भी GCU जो है वो एलानिन को ही कोड करेगा। ACG कोड कर रहा है थ्रियोनिन को, तो ACG थ्रियोनिन को ही कोड करेगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन की बात की जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। ऐसा देखिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, तो हाँ ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर बोला गया है एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है अफेक्टिव 1 न्यूबॉर्न इन 10,000, यानी कि 10,000 बच्चों में से एक में जो है वो डिजीज पाई जाती है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, कैरियर की आपसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछी गई है। तो देखिए इसके लिए ये यहाँ पर हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन फॉलो होगी। तो हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन में बोला जाता है कि P²
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो 1 रहता है। पी स्क्वायर जो है वो आपका होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2pq जो है वो आपका हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्यू स्क्वायर जो होता है वो आपका होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बात की गई है किसकी, रिसेसिव की। तो रिसेसिव का आपका दे दिया है 1 कितने में, 10,000 में। तो ये आपका यानी कि क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दी गई है, तो 1/10,000 करेंगे, ये आपका क्यू स्क्वायर हो गया। तो आप जब क्यू निकालेंगे के पर, तो 1 हो जाएगा 100, और 100 को आप लिख सकते हैं 0.01। तो ये आपकी हो गई पी वैल्यू। अब हमने बोला कि या तो ये लिखा जाए पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो हमें p की वैल्यू दे दी है कितनी, सॉरी q की वैल्यू दे दी है कितनी, 0.01। तो हमसे पूछा जा रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारा p उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा। तो p माइनस, यानी कि सॉरी p नहीं, यहाँ पे हो जाएगा, ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, p इक्वल टू 1 माइनस 0.01, ये आ गया। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.99। इसमें आप देखिए 0.01 को जोड़ेंगे तो आपका 1 आना चाहिए, 9 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1 0, ये आपका आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरह से आपने वैल्यू निकाल ली है किसकी, p की वैल्यू आपकी आई है 0.99। तो ये हो गया आपका p की वैल्यू हो गई 0.99, और q की वैल्यू हो गई कितनी, आपकी हो जाएगी 0.01। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो रिसेसिव फ्रीक्वेंसी है या फिर जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा 2pq। तो आपका हो गया 2 इंटू पी की वैल्यू आपकी होगी 0.99, और q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कुछ आएगा 0198। इसको आप जब 10,000 से वो करा देंगे तो 4 पॉइंट के बाद 0 लग जाएगा, तो यहाँ से 0 हटेगा तो यहाँ पे 4 0 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा वैल्यू क्या, 198। तो 198/10,000 जो है ये आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। या फिर इसको अगर पॉइंट से पहले रखा जाता तो 0.0198 आंसर दिया जाता, तो आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट होता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो CSIR में भी आते रहते हैं और पहले भी पूछे गए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू हैज ए मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर इन ए रबरी ग्राउंड सब्सटेंसेस। तो एडिपोज मतलब हो गया जो फैट के सेल्स होते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, एडिपोज। बोन्स जो होता है वो आपको पता है कि सॉलिड होता है। ब्लड जो होता है वो आपका कैसा होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि इलास्टिन होना चाहिए और रबरी होना चाहिए, रबरी। तो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज जैसे हमारा नाक में, ईयर पिन्ना में पाया जाता है, आप कभी अपने कान को या नाक को मोड़कर देखिए तो वो थोड़ा थोड़ा मुड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, कार्टिलेज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। यहाँ पे देखिए मैचिंग में आपको कराना है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैचिंग आपके लिए सबसे हलवा होता है। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बोला गया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि प्राइमरी ए का जाएगा आपका क्या, थर्ड। अब देखिए आप ऑप्शन में मैच कराइए, ए का थर्ड कहाँ जा रहा है, तो आप इकलौता एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहां पर ए का थर्ड जा रहा है, उसके अलावा किसी भी ऑप्शन में ए का थर्ड नहीं है। तो इससे आपका सिद्ध होता है कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार इसको और चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ऑटोट्रॉप्स हो गया, फिर उसके बाद बी का फर्स्ट यानी कि फेगोट्रॉप्स मतलब मैक्रो ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करें। सेप्रोफाइट जो वो सड़ी गड़ी चीजों पर रहते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी का सेकेंड। और हेलियोट्रॉप्स मतलब हो गया, ये आपका हो जाएगा डी का फोर्थ। तो आपका इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा क्या, ये आपका ऑप्शन थर्ड जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर इसमें बोला गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन एक्सेप्ट। तो एनाफाइलोटॉक्सिन्स क्या होते हैं कि जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जो C12 तक जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है C1 C2 C3, तो जब वो ब्रेक होती हैं ऑटो मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी द्वारा, तो वहां पर दो फ्रेगमेंट बनते हैं। एक लार्ज फ्रेगमेंट होता है, जैसे मान लीजिए CA ब्रेक हो रही है तो इसमें हो जाएगा एक CA हो जाता है और एक CB हो जाता है। तो ये प्रोटीन्स जो होता है ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स की तरह वर्क करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका C3A, C4A एंड C5A जो होते हैं ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स की तरह वर्क करते हैं और इनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेप्टाइड भी नाम देते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनाफाइलोटॉक्सिन्स एक्सेप्ट, तो आपका C6A जो है ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा कौन सा, फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया द मैकेनिज्म बाय विच बी सेल इंश्योर दैट ओनली वन हैवी एंड वन लाइट चेन एलील इज ट्रांसलेटेड इज रिफर्ड टू एज। तो देखिए कहा जाता है जैसे हमारे जो सेल है उसमें होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम पेरेंट से आता है और एक क्रोमोसोम मदर से आता है। वो कंडीशन जिसके द्वारा एक जीन को सप्रेस कर दिया जाए और दूसरा जीन केवल एक्सप्रेस हो, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं एलीलिक एक्सक्लूजन, यानी कि एलीलिक लेवल पर एक जीन को एक्सक्लूड कर दिया गया। एक एलील को हम बोले तो ज्यादा बेहतर है कि एक जीन के दो एलील होते हैं, तो एक एलील को क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इसका आंसर जो है वो जाएगा क्या, एलीलिक एक्सक्लूजन। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, एलीलिक एक्सक्लूजन इज ए प्रोसेस दैट इंश्योर दैट ईच बी और टी सेल प्रोड्यूस सिंगल एंटीजन रिसेप्टर, जिसके द्वारा बी सेल और टी सेल जो है वो केवल एक ही तरह के एंटीजन रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है, जिससे हम लोग नाम देते हैं क्या, एलीलिक exclusion. This process is important because it helps to avoid the creation of B cell that can recognize both foreign and self antigen. ये बॉडी की B cells को एश्योर करता है कि वो केवल फॉरेन एंटीजन को ही रिकॉग्नाइज करें, सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज ना करें, विच कैन लीड टू ऑटो इम्यूनिटी। अगर ऐसा करने लगेंगे, सेल्फ को ही रिकॉग्नाइज करने लगेंगी, तो ऑटो इम्यूनिटी के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है कि केवल एक ही फंक्शनल हैवी होगी और एक ही फंक्शनल लाइट होगी, ताकि वो एक एंटीजन स्पेसिफाइड टी सेल बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये सारे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन के रिस्पेक्ट में पूछे गए हैं। तो एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। तो ये क्या करता है, किडनी से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इधर की तरफ सेल की बॉडी में मूव की तरफ कर जाता है। ठीक है, मूव कर जाता है बॉडी में ल्यूमेन से, जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन होता है वहां से बॉडी में मूव कर जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। एल्डोस्टेरोन अफेक्ट वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो हाँ वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में कहा गया एल्डोस्टेरोन इज मेड इन द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम है साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, और ये हमारा रिलीज होता है कहां से, किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है वहां से, ना कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तुम्हारा सही ऑप्शन जाएगा कौन सा, थर्ड। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा एडीएच हार्मोन रिलीज होता है। एडीएच को हम लोग नाम देते हैं वेसोप्रेसिन, जो ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन में और जो हमारा इसकी वजह से एक टाइप का डायबिटीज होता है, जिसे डायबिटीज हम लोग इंसिपिटस भी नाम देते हैं। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन हमारा कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका थर्ड, जिसमें बोला गया है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस से ना रिलीज होकर कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। और एल्डोस्टेरोन जो है वो पोटेशियम के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। तो सोडियम और पोटेशियम एल्डोस्टेरोन में जस्ट अपोजिट होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन हैविंग एटीपीएस एक्टिविटी एंड रिक्वायर फॉर मूवमेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल की मोटर प्रोटीन जो होती है वो दो होती हैं, एक होता है डायनिन और एक होती है काइनेसिन। तो यहाँ पर काइनेसिन कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, केवल क्या दिख रहा है, डायनिन दिख रहा है। डायनिन जो होता है वो निगेटिव एंड डायरेक्टिंग प्रोटीन होती है, और काइनेसिन जो होती है वो पॉजिटिव एंड डायरेक्टिंग होती है, जो एटीपी का यूज करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, डायनिन। ये कार्गो है, तो कार्गो को अगर माइनस एंड की तरफ ले जाना है तो डायनिन ले जाएगी, यहाँ पे माइनस एंड है, और अगर प्लस एंड की तरफ ले जाना है तो हमारा कौन ले जाएगा, काइनेसिन ले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, डायनिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया है कि आपको प्राइमर सीक्वेंस बनाने के लिए बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट प्राइमर पेयर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर सीक्वेंस दैट एम्पलीफाई फुल लेंथ ऑफ सीक्वेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए 5 प्राइम दिया हुआ है और यहाँ पर 3 प्राइम दिया हुआ है। तो देखिए हमेशा क्या करें, जब प्राइमर बनाते हैं तो 5:3 डायरेक्शन का जो प्राइमर होता है उसको एग्जैक्ट उठा लेते हैं। जैसे प्राइमर जब हमारे बनेगा तो क्या होगा, TAC, TAT, CGA, GTA, CTA, GAC, ये सीधा सीधा उठा लिया जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में सीधा सीधा उठाया गया है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, तो ATG
नहीं। TAC, TAT, CGA, GAT, GTA, CTA, GAC, TA, यानी कि यहां तक सीधा सीधा उठा लिया है। तो हाँ, इसके चांसेस हैं कि हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है। इसमें ATG शुरू हुआ तो नहीं, इसमें TAG, लेकिन हमारे उसमें क्या था TAC, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो हमारा जाएगा क्या, सेकंड ऑप्शन जाएगा। अब जब क्या करते हैं रिवर्स, जब हम फॉरवर्ड प्राइमर बनाएंगे तो इसकी रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। जहां पे C है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया GTA, GTA। इस तरह से देखिए GTA करके जहां पर आ रहा होगा तो वो हमारा क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए GTA इस तरह से जा रहा है, तो ये हमारा रिवर्स प्राइमर का करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्या किया कि करेक्ट सीक्वेंस पहचान लिया। सबसे अच्छा तरीका ये है कि फॉरवर्ड का आप बनाइए, जैसा दिया हुआ है वैसे उठा के रख दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड सीक्वेंस हो जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर हम कुछ टूल्स का भी यूज करते हैं। तो पहले हमें इसकी रिवर्स कॉम्प्लीमेंट्री बनानी होती है, उसके बाद हम इसका प्राइमर बनाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको केवल एक रफली आइडिया दिया है, एग्जैक्ट के लिए मैं किसी जब प्राइमर डिजाइनिंग का वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग ब्लास्ट, यानी कि ब्लास्ट के देखिए 2 क्वेश्चन हो गए। एक सबसे पहले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था जिसमें पूछा गया था कि जो होमोलॉगस मॉडलिंग के बारे में, वो हो गया। उसके बाद में एक ब्लास्ट एक्स वाला हो गया, और यहाँ पे यानी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। इसमें बोला गया है ब्लास्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, ब्लास्ट के रिस्पेक्ट में सारे ऑप्शन करेक्ट है एक को छोड़ करके। द टूल इज यूज्ड टू कंपेयर न्यूली सीक्वेंस्ड जीनोम DNA टू नॉन सीक्वेंस स्टोर्ड इन वेरियस डाटाबेस। तो हाँ, इसके द्वारा हम जीनोम सीक्वेंस को कंपेयर करने का काम करते हैं। वन अलाइंड द रिजल्ट इज शोज एट आउटपुट एंड 3 लाइंस। तो कह रहा है कि वहां पे 3 लाइंस दिखाई देंगी, जिसमें एक में क्वेरी, एक में सब्जेक्ट और एक में ह्यूमन सीक्वेंस होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें देखिए मेनली 2 लाइन दिखाई देती हैं, एक हो गया हमारा क्वेरी का और दूसरा हो गया सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 3 लाइन बोला, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। वही इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा इसका आंसर जाएगा। जो ब्लास्ट है वो NCBI द्वारा एक्सेस किया था, यानी कि NCBI द्वारा ही डेवलप किया गया है। और ब्लास्ट रिपोर्ट आल्सो प्रोवाइड एन एक्सपर्ट वैल्यू और ई वैल्यू बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट है, ई वैल्यू रिप्रेजेंट किया गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें बोला गया है इन ए पेडिग्री द फर्स्ट पर्सन आइडेंटिफाइड टू बी सफरिंग फ्रॉम ए जेनेटिक डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि पहला इंडिविजुअल किसी अगर पॉपुलेशन में डिजीज पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोबेंड। तो प्रोबेंड की डेफिनेशन क्या है, द फर्स्ट पर्सन इन ए फैमिली टू बी आइडेंटिफाइड एज पॉसिबली हैविंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड प्रोबेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा क्या, प्रोबेंड। कुछ और टर्म भी आप याद रखिएगा, जैसे प्रोपोसिटो या प्रोपोसिटस, ये टर्म यूज किया जाता है मेल प्रोबेंड के लिए, और प्रोपोसिटा ये टर्म यूज किया जाता है फीमेल प्रोबेंड के लिए। तो अगली बार हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं ICMR जो B सेक्शन था उसके 25 क्वेश्चन। यहाँ पे जरा आप देखिए प्रोबेंड को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये पूरी फैमिली है, फैमिली में फर्स्ट इंडिविजुअल हमारा ये डिजीज पाया गया था, हमारा प्रोबेंड कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे कुछ और टर्म दिए हुए हैं, द फर्स्ट पर्सन टू बी आइडेंटिफाई एज हैविंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड प्रोबेंड, द प्रोबेंड मे बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ट्रीटमेंट और भी डायग्नोस्टिक, यानी कि पहला इंडिविजुअल होगा जिसमें सिम्टम्स शो करेंगे। तो यानी कि जब सिम्टम्स शो करेंगे तो उसको ट्रीटमेंट या डायग्नोस्ट पहली बार हुआ है, तो ये कंडीशन है। अगली बार हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सबसे पहले पर्सन को ट्रीटमेंट या डायग्नोस्ट किया जाता है, नाम पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बताएंगे क्या, प्रोबेंड। अल्टरनेटिवली समटाइम्स द प्रोजेनिटर एंसेस्टर इज आइडेंटिफाई एज प्रोबेंड। तो कई बार होता है कि अल्टरनेटिवली इसको प्रोबेंड की तरह पाया जाता है। तो ये हमने आज B सेक्शन के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और आपको अगर इसमें क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।